दोस्तों ये है जीके का पार्ट 2, करंट अवेयरनेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज और स्टेट न्यूज को कवर किया था। इस जीके की इस करंट अवेयरनेस के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड यानी बैंक से रिलेटेड, आर्थिक यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड, और तीसरा बिजनेस यानी व्यवसाय से रिलेटेड जितनी तमाम करंट अवेयरनेस है दोस्तों उसमें पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो चलते हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आए आइकन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी वैकेंसी की प्ले लिस्ट में जाकर भी आप वहां से देख सकते हैं। IDBI ने MSMEs के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की। दोस्तों स्वास्थ्य और आरोग्य दो योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, MSMEs होता है दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इन दोनों के लिए दो ऋण योजनाएं शुरू की हैं। इन दो ऋण योजना का नाम है दोस्तों स्वास्थ्य और आरोग्य। ये दो आपको याद रखना। कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को SIDBI सहायता देगा। SIDBI दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों एब्रीवेशंस बैंक के एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिडबी का अगर एग्जाम पूछेगा आई रिलेटेड टू आई उसमें दे देगा और आपको पूछा जाएगा आई का पूरा एब्रीवेशंस क्या है, उसमें आई के अलग अलग उसको दे देगा और आपको अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ वित्तीय सहायता के लिए MSMEs के लिए दो ऋण उत्पाद लॉन्च किए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हमें याद रखना है कि वो जो IDBI ने MSMEs के लिए कौन से दो योजनाएं शुरू की जो कोविड-19 के लिए महामारी से निपटने के लिए उसमें आपको राहत दी है। दोस्तों उसका नाम है स्वास्थ्य और आरोग्य। यह योजना भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में की गई थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता और ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए धन की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो SIDBI के CMD कौन है? SIDBI के CMD है दोस्तों S रमन। SIDBI की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई। SIDBI का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों SIDBI का फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगली न्यूज लेते हैं दोस्तों बैंक से रिलेटेड। GST फुल फॉर्म स्टैंड फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स। राजस्व अप्रैल में सर्वकालिक ऊंचाई 1.41 लाख पर पहुंच गई। दोस्तों माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सकल राजस्व ने अप्रैल 2021 में भारत में 1.4 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जो यह दर्शाता है कि पिछले साल की तरह कोविड महामारी की चल रही दूसरी लहर के बीच आर्थिक गतिविधियों को अभी बुरी तरह प्रभावित नहीं हो सकी। फिर भी दोस्तों इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अभी भी बूस्ट है और उन्होंने अपना स्टैंड करके रखा। जो अदर कंट्रीज का हम देखें तो वहाँ बहुत ही फॉल हो गए हैं, लेकिन इंडिया अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री है, तब भी हमारी इकोनॉमी अभी भी बनी हुई है। अप्रैल का GST संग्रह की बात करें दोस्तों, मार्च 2021 के पिछले उच्चतम 1.24 लाख करोड़ से 14% अधिक रहा, मतलब 1.41 लाख हो गई है 1.24 लाख से। तो दोस्तों 7वें महीने में GST राजस्व करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। तो दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज है, हमारे काम की न्यूज है कि GST जो है अप्रैल 2021 में पिछले कोरोना की वजह से इस बार ज़्यादा हुई, मतलब 14% बढ़ी है, 1.41 लाख हो गई है, जबकि पिछले साल 1.24 लाख थी। अगली न्यूज है दोस्तों, RBI ने सिटी यूनियन बैंक 3 अन्य ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया। दोस्तों टाइम पे अगर RBI की नॉर्म्स जो रूल एंड रेगुलेशंस अगर बैंक फॉलो नहीं करती हैं तो RBI उसको जुर्माना लगाता है। तो अभी हाल ही में 3 बैंकों पर, यूनियन बैंक और 3 अन्य ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाए। देखते हैं कौन कौन से। RBI ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइन बैंक और 2 अन्य दाताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर अगर बात करें MSME क्षेत्र को ऋण निर्देश और 2017 में शैक्षणिक ऋण योजना और कृषि के लिए ऋण प्रवाह, कृषि ऋण मार्जिन और आवश्यकताओं की छूट के परिपत्रों में निहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन में उन पर जुर्माना लगाया गया था। दोस्तों ये था 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तमिलनाडु मर्केंटाइन बैंक पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये देख लीजिए RBI दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। दोस्तों RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।
मुख्यालय मुंबई। स्थापना कब हुई दोस्तों आरबीआई की? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1933 कलकत्ता में हुई थी। अगली न्यूज बात करते हैं दोस्तों, मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के लिए जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान 9.3% लगाया है। तो मूडीज एक दोस्तों कुछ एजेंसीज होती हैं जो हमारी रेटिंग करती हैं, हमारी इकोनॉमिक या जीडीपी का रेटिंग करती है, तो उसमें से एक मूडीज भी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी पूर्वानुमान 9.3% तक कटौती की। यह दर पहले 13.7% पर थी। तो दोस्तों हमारे काम की चीज एक ही क्वेश्चन बनता है कि मूडीज ने भारत के लिए 2022 तक यानी 2021 से 2022 के लिए कितनी जीडीपी दर अनुमानित की है। वो है दोस्तों 13.7% से घटाकर उन्होंने कर दी 9.3%। दोस्तों अगली न्यूज देते हैं, नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है जो कि 10.8 यानी 10.8% तक संशोधित किया है। बात करते हैं दोस्तों नोमुरा है, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। उसने चालू वर्ष 2021 और 22 के लिए फाइनेंशियल ईयर दोस्तों अप्रैल से अप्रैल होता है, 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के लिए भारत का जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर 10.8% कर दिया। तो दोस्तों अभी आपने देखा था मूडीज ने कितना किया था, आपका 9.3% किया था और इसने नोमुरा ने कितना किया 10.8। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बैंक एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीडीपी दर में ये कटौती दूसरी लहर में प्रेरित लॉकडाउन के प्रभाव के कारण है। नोमुरा एक जापानी ब्रोकरेज है जिसका मुख्यालय टोक्यो में। तो दोस्तों हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके लिए यह कि याद रखना कि उसने कितना प्रतिशत किया है, कितना अनुमान लगाया 10.8%, मूडीज ने 9.3%। अगली न्यूज लेते हैं दोस्तों बैंक से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र 2022 में भारत की वृद्धि दर 10.1 रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों ये रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग जो आप करते हैं उसको आपको याद रखना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने कितना किया है 10.1, मूडीज ने 9.3 किया था और आपका इसने नोमुरा ने कितना किया 10.8% किया था। जो जनवरी की रिपोर्ट में 5.9% से दोगुनी वृद्धि का अनुमान लगाए हैं। अगली मध्यावर्ती रिपोर्ट में कहा गया भारत की वृद्धि दर 2021 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया जबकि 2020 में 6.8% था। तो भारत की वृद्धि दर 2022 में कितना 10.1% रहने का अनुमान किसने लगाया, संयुक्त राष्ट्र ने। अगली न्यूज दोस्तों, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की। दोस्तों इसने सुविधा लॉन्च किया है, इसके बारे में जानते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी JSFB बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर में सुविधा देने की घोषणा की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत संख्या, चालू खाते संख्या चुनने का अधिकार या विकल्प देती है। दोस्तों जैसे हम लोग मोबाइल नंबर लेते हैं, अपनी इच्छा से आपको 10-15 रिटेलर के पास जाते हैं, 10-15 आपको दे देते हैं। ऐसी प्रकार बैंक भी इसने चूज किया है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे। बैंक अपने ग्राहकों को अपने बैंक खाते या बचत खाते, चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर चुनने का अनुमति देगा। दोस्तों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की बात। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? दोस्तों बैंक में अक्सर एक टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है जो बैंक का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पैसे की कदर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कंवल। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 जुलाई 2006 को। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। दोस्तों बैंक एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है तो आपका पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है, तो बैंक किसका है और उसकी टैगलाइन, ये दो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु और टैगलाइन की बात करें तो पैसे की कदर। अगले न्यूज लेते हैं दोस्तों, IDBI बैंक ने शुरू की डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली। IDBI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ने MSMEs का हमने डिस्कस किया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा किसने की दोस्तों? IDBI ने। तो हमारे काम की एक ही बात है दोस्तों, IDBI के मुख्यालय कहाँ पे है? IDBI का मुख्यालय
मुंबई, महाराष्ट्र में। और IDBI ने MSMEs के लिए 50 से अधिक उत्पादों के लिए क्या किया है, डिजिटल सेवा या डिजिटल ऋण प्रसंस्करण करने की शुरुआत की। IDBI का CEO राकेश शर्मा है। MSMEs और कृषि उत्पादों के ऋण प्रसंस्करण प्रणाली LPS, डेटा, फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण सारा डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे डिजिटल ऋण मिलेगा। ये दोस्तों IDBI बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अगली न्यूज दोस्तों देखते हैं। IDRB संस्था यानी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय NADI का निर्माण किया गया। जानते हैं इसके बारे में। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना, दोस्तों इसका नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर NADI नामक एक अगली पीढ़ी के लिए डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। तो कौन कर रहा है दोस्तों, ये IDRBT इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोड मैप और ढांचा प्रदान करेगा। दोस्तों IDRBT जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा है, इसमें डिजिटल पहचान संख्या, सत्यापन, मूल्यांकन, कुशल डिजिटल लेजल प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के संबंध में डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंध दोनों का समर्थन करने के लिए मिडिल लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तो दोस्तों IDRBT का मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद। IDRBT की स्थापना 1996 में। तो दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। IDRBT एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, हैदराबाद है। और IDBRT ने कौन सा इसके निर्माण करने की कोई डिजिटल वित्तीय संरचना नाड़ी, जिसका है नेशनल डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष ट्रांसफर करेगी RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2021 यानी जुलाई 2020 मार्च से 2021 को सप्ताह 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा, जो जोखिम की बफर 5.5% रहेगा। इस वर्ष RBI ने सरकार से लेखा वर्ष के साथ मेल खाने के लिए आपने लेखा वर्ष को जुलाई से जून से अप्रैल मार्च में बदल दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बैंक एग्जाम में देखने को मिलेगा कि RBI का जो वर्किंग आवर जो पहले अप्रैल से था, जून से जुलाई से जून से अप्रैल से मार्च बदल दिया। अगली न्यूज देता है। RBI ने फुल KYC दोस्तों नो योर कस्टमर PPI की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। ये क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों, कितनी सीमा बढ़ाकर कर दी गई, 1 लाख से 2 लाख। ये अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण KYC PPI के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख से 2 लाख कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने अनिवार्य किया है कि सभी प्रीपेड भुगतान साधन PPI या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे, मोबी पूरी तरह से KYC अनुरूप है, जिन्हें 31 मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल बनाया जा सकता है। RBI ने गैर बैंक PPI ने प्रीपेड भुगतान साधन इंस्ट्रूमेंट्स के पूर्ण KYC के PPI से नगद निकासी की भी अनुमति दे दी। ऐसी नगद निकासी की शर्त ये होगी कि 10,000 रुपए पर प्रतिमाह PPI की कुल सीमा के साथ प्रति लेन देन 2,000 रुपए की अधिकतम सीमा होगी। और कार्ड वॉलेट का उपयोग करके भी सभी नगद या निकासी लेन देन प्रमाणीकरण में एक अतिरिक्त पिन द्वारा प्रमाणित किया जा सके। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों RBI के बारे में देखते हैं। भारत के सभी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक दोस्तों RBI को कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ होता था दोस्तों? कलकत्ता में, जो वर्ष 1937 में मुंबई आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम।
भारत में कितने रिजर्व बैंक है? दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछने का, भारत में सिर्फ एक रिजर्व बैंक है, वह है मुंबई, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई। चेन्नई के निवासी डॉक्टर उदय कुमार जी ने भारतीय रुपए का डिजाइन बनाया था और डॉक्टर उदय कुमार जी IIT में प्रोफेसर हैं। तो भारतीय रुपए का किसने बनाया था? डॉक्टर उदय कुमार जी ने। अगली न्यूज है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक 2 महीने बढ़ाई गई है। यह हाल ही में न्यूज आई थी दोस्तों। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने CBDT ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष के लिए 2021 और 22 के लिए आयकर रिटर्न करने की जो सीमा है वो 2 महीने बढ़ा दी। पहले 30 सितंबर 2000 थी, इससे पहले 21 जुलाई 2021 थी, अभी 30 सितंबर 2021 कर दी गई। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न करने के नियम 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, कितने महीने के लिए बढ़ाई? दोस्तों 2 महीने के लिए IT रिटर्न सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बढ़ा दी। अगली न्यूज है दोस्तों, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हाइपरवेज की साझेदारी। ये देखिए दोस्तों, SBI बैंक ऑफ इंडिया हाइपरवेज ग्रुप की अब टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन कस्टमर ऑनबोर्डिंग दोनों ने साझा सम्मेलन किया है। हाइपरवेज ने SBI के साथ अपने प्रमुख उत्पादों में से एक वीडियो बैंकिंग समाधान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने की संख्या में 10 गुना सुधार हासिल करना। दोस्तों ऑनलाइन अभी खाता खोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना में आप बैंक में फिजिकली जा नहीं सकते, तो उसको अवॉइड करने के लिए, बैंक में रश कम करने के लिए ऑनलाइन के लिए हाइपरवेज के साथ SBI ने साझेदारी की। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन बनता है कि SBI ने किसके साथ साझेदारी की? तो SBI ने हाइपरवेज HYPERBERG के साथ साझेदारी की। दोस्तों ये AI सिस्टम पे काम करेगा, आर्टिफिशियल इंजीनियर द्वारा समर्थित हाइपरवेज है जो बैंकिंग वीडियो बैंकिंग के साथ आपका बैंकिंग का जो ओपन खाता जो भी सारी बैंकिंग प्रणाली है उसको हैंडल करेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा SBI का मुख्यालय। दोस्तों मुख्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा, हर एग्जाम SSC हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें देखने को मिलेगा। इसका SBI का मुख्यालय है मुंबई। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों, HDFC बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि का अनुमान 10% लगाया है। दोस्तों ये आप जितने भी अनुमान लगाएं, जितने भी फाइनेंशियल डाटा है, आप एक पेज पर लिख दीजिए और उसको वीक में एक बार उसको देखते रहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। HDFC बैंक ने दूसरी कोविड-19 लहर के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास की दर 11.5% से घटाकर 10% कर दी है। तो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि HDFC ने भारत की अनुमानित आय 2022 के लिए कितनी कर दी है? वो कर दी है आपकी 10%। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट, HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की टैगलाइन दोस्तों ये भी एग्जाम में देखने को मिलती है, टैगलाइन और उसका हेडक्वार्टर, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगली बात करें दोस्तों, केयर रेटिंग्स में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP दर का अनुमान 9.2% लगाया गया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2021 और 22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास के लिए अनुमानित 9.2% का अनुमान लगाया है। SBI बैंक ने 10% का लगाया। तो दोस्तों ये देखिए आपने 10.2% से कम है जिसने की है केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.2% का अनुमान लगाया। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो केयर रेटिंग्स की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ये एक रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे मूडीज है और अभी 2-3 एजेंसीज आई थी। इसके केयर रेटिंग्स एजेंसी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र। केयर रेटिंग्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अजय महाजन। अगली न्यूज लेते हैं दोस्तों बैंक से। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.29% हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचना जिसको CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई देश की खुदरा
मुद्रास्फीति अप्रैल के महीने में 4.29% हो गई। इसके अलावा मार्च में औद्योगिक उत्पादन आईआईपी के संदर्भ में मापा जाने वाला भारत के कारखानों के लिए 22.4% वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल में खुदरा की जो महंगाई दर है वो कितनी थी, वो थी 4.29%। अगली बात करते हैं दोस्तों, अब यूएस से भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे गूगल पे यूजर्स। तो गूगल पे यूजर्स अभी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अल्फाबेट इंक के गूगल ने अपने यूएस भुगतान ऐप के उपयोगकर्ता के लिए रेमिटेंस, फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। पहले नहीं कर पाते थे, पहले बैंक में हमें ट्रांसफर करना पड़ता था। जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो बैंक होते हैं, एनआरआई बैंक में आपको अकाउंट खोलना पड़ता था। वहाँ जाके कोई भी बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, एसबीआई हो या एचडीएफसी हो, कोई भी बैंक होने दो, उसमें एनआरआई अकाउंट, फिर वहाँ से मनी ट्रांसफर करने के बाद फिर आप निकाल सकते। लेकिन अब गूगल पे यूजर्स भी अभी ट्रांसफर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। अगली बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई ने ई रूट टेक्नोलॉजीज को दिया पीपीआई का अधिकार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने एक प्रीपेड भुगतान उपकरण मतलब प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस मतलब उपकरण कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए टेक्नोलॉजी ई रूट टेक्नोलॉजी को प्राधिकरण प्रदान किया गया है। दोस्तों पीपीई ऐसे उपकरण है जो ऐसे उपकरणकर्ता में संग्रहित मूल्य के विरुद्ध वित्तीय सेवाओं, प्रेषण और धन हस्तांतरण सहित वस्तु और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों पीपीई का यही है कि आरबीआई ने ई रूट टेक्नोलॉजी को पीपीई को जो हेल्प करेगा किसमें, इसमें धन हस्तांतरण मतलब मनी ट्रांसफर में, वित्तीय सेवाओं में, फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसमें, इन सब में पीपीई का रोल रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, ई रूट टेक्नोलॉजी के एमडी सीईओ कौन है? संजीव पांडे। ई रूट टेक्नोलॉजी मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगली न्यूज है दोस्तों, जियोजीत ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये देखिए आप इसमें फोटोग्राफ में देख सकते हैं, एक जियोजीत है, ये पंजाब नेशनल बैंक है, दोनों ने साझेदारी की है जिसमें 3-in-1 खाता। तो ये आपको दोस्तों 3-in-1 खाता किसकी है? जियोजीत और आपके पंजाब नेशनल बैंक भी साझेदारी की है। इसमें यह नई सेवा क्या करेगा दोस्तों? उन ग्राहकों को जिनके पास पीएनबी के साथ बचत खाता है, पीएनबी डीमेट अकाउंट, जियोजीत ट्रेडिंग खाता की सुविधा देगा। दोस्तों ये ट्रेडिंग और डीमेट यानी डीमेटरलाइज अकाउंट, डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमेटरलाइज अकाउंट, खोलने की सुविधा देगा, जो कि एक फाइनेंशियल हम ट्रेडिंग करता कोई शेयर करता है तो उसके लिए बेनिफिट है। पीएनबी में बाधा मुक्त दृष्टिकोण के साथ बचत और डीमेट खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1984 लाहौर, पाकिस्तान में हुई थी। अगली बात करते दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों ये आपको अमाउंट याद रखना है क्योंकि ये अमाउंट अक्सर एग्जाम में आपको बैंक के एग्जाम में देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी बिक्री के नियम तोड़ने पर, सिक्योरिटी किसके लिए? सिक्योरिटी बिक्री के नियम तोड़ने पर आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आईसीआईसीआई बैंक पर एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा जुर्माना है, ये 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, जो पहले 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका था। सो महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय दोस्तों इंपोर्टेंट महाराष्ट्र, मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। कितनी सुंदर लाइन दोस्तों, हम है ना ख्याल आपका, मतलब हर बैंकिंग के क्षेत्र में आपकी और देखने को भी मिलता है दोस्तों, ये जिस टैगलाइन के हिसाब से वो काम करने को भी मिलता है। हम जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में जाते हैं तो आपको कितना ख्याल रखा जाता है, आप बैठने से पहले ही आपको सारे काम हो जाते हैं। बार्कलेज का अनुमान, बार्कलेज दोस्तों एक बैंक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी दर 10% का अनुमान लगाया है। दोस्तों यूके में स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी बैंक का अनुमान 10% लगा, 11 से घटाकर 10%
कर दिया गया। इसके अलावा बार्कलेज ने फाइनेंशियल ईयर में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का भी अनुमान लगाया। अगली न्यूज है दोस्तों, अप्रैल 2021 के लिए भारत में WPI की मुद्रास्फीति बढ़कर 10.59% हो गई। याद रखना दोस्तों, ये है आपका 10.59%। दोस्तों, उद्योग संघ संवर्धन और आंतरिक विकास डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए थोक मूल्य जारी किया है। अप्रैल 2021 की महिला के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर यानी महीने के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49% थी। अगली न्यूज है दोस्तों, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ने किया शिवराय टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता। योनो आपको तो पता ही हो दोस्तों, योनो ऐप है जिसका SBI अपनी सारी सर्विसेज ऐप के थ्रू देता है। शिवराय टेक्नोलॉजीज ने लघु धारकों यानी सीमांत और छोटे और बड़े किसानों को मदद के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यानी योनो SBI के साथ साझेदारी की, जो एक मुफ्त एप्लीकेशन। ये आपने देखा ही होगा दोस्तों योनो, और आप सभी यूज भी करते होंगे। SBI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं मुंबई, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 हुई थी। अगली न्यूज है दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? 11.19% तक घटा दिया। दोस्तों, जितनी ये आपकी रेटिंग्स हैं, इकोनॉमिक रेटिंग्स है, ये आपको मेन याद रखना पड़ेगा। इसको बार बार 1-2 बार लिखना पड़ेगा आपको एक जगह पर, और उसके बाद 1-2 उसको अच्छे से देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए राज्यों की लॉकडाउन की बढ़ती तीव्रता के कारण उसका अनुमान दोस्तों कितना लगा दिया? 11.1% तक घटा दिया। गोल्डमैन ने 2021 में कैलेंडर ईयर ग्रोथ के लिए पूर्वानुमान 10% से घटाकर 9.7% कर दिया गया। अगली न्यूज है दोस्तों, ये हम कवर कर चुके हैं बार्कलेज की, जिसने 7.7% तक मापा गया है फाइनेंशियल ईयर GDP ग्रोथ। नेक्स्ट है दोस्तों, RBI एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्थ केयर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, अस्पतालों जैसी संस्थाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऋण के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की। तो ये दोस्तों किसने की है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। S&P ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि की दर 9.8% संशोधित किया। दोस्तों, डाटा याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मेन RBI जो ये S&P जितनी भी रेटिंग्स एजेंसी है उसका एक बार आप एक जगह लिख देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अमेरिका स्थित S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP दर की विकास 9.8% कर दी। दोस्तों, इसका फिर MCQs लेके आऊंगा, तब आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर इसका GK वन लाइनर सीरीज लेके आऊंगा, तब भी आपका इसमें हम रिपीट होंगे बार बार क्वेश्चन, तो आपको याद हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट UK ने अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए $240 मिलियन का निवेश करेगा। कौन करेगा दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ UK। कितने करोड़ का? $240 मिलियन का। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया S2 $240 मिलियन के निवेश के लिए यूनाइटेड किंगडम से अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार कर रहा है। सीरम ने कोडाजेनिक्स इंक के साथ साझेदारी में पहले UK में कोरोना वायरस के लिए एक खुराक वाले नेशनल वैक्सीन के लिए पहले चरण की परीक्षण शुरू कर दी है। ये स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की वजह से बढ़ते नए भारतीय निवेश के लिए आपको $533 मिलियन का हिस्सा था। अगली न्यूज है दोस्तों, फिच, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। सॉल्यूशन का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP दर 9.5% रखने का अनुमान लगाए। तो दोस्तों, आपको इसमें हमारा क्वेश्चन यही बनता है, फिच सॉल्यूशन ने भारत की GDP दर का अनुमान कितना लगाए हैं? वो है 9.5%। फिच सॉल्यूशन के ने 2021-22 के लिए भारतीय
अप्रैल 2021 के लिए 9.5% का अनुमान लगाएं। अगले दोस्तों है अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम कोटक महिंद्रा बैंक KMBL कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने घोषणा की कि उसे कृषि उत्पादों के लिए मार्केट ई नेम द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुना गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अगली न्यूज दोस्तों, RBI ने RRA 2.0 की मदद के लिए सलाहकार समूह का गठन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण यानी रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 1 मई 2021 के नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए विनियमित सेवाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मैंने RBI ने किसकी RRA 2.0 की मदद के लिए सलाहकार समूह का गठन किया है। दोस्तों सदस्य समूह इसमें 6 सदस्य हैं, जिसमें TT श्रीनिवास रागन, गौतम ठाकुर, सुबीर शाह, रवि दुबुदू और अब्दान बीकाजी। ये आपके दोस्तों इसके सदस्य के लिए सुनी रहेगी जो RRA 2.0 की मदद के लिए RBI ने सलाहकार समिति गठित की। अगली न्यूज है दोस्तों, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से किया बाहर। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल DBS बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL के साथ विलय के बाद RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में लक्ष्मी विलास बैंक यानी LVB को बाहर कर दिया है। ये दोस्तों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में और लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना 1926 में हुई थी। अगली न्यूज है दोस्तों, बजाज फाइनेंस को प्रीपेड भुगतान। बजाज फाइनेंस भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रीपेड भुगतान खंड में पेटीएम, अमेजन की पसंद में शामिल होने के लिए गैर बैंक ऋणदाता को स्थायी वैधता के साथ मंजूरी मिल गई। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, बजाज फाइनेंस का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और बजाज फाइनेंस का CEO कौन है? संजीव बजाज। अगली दोस्तों CSC और HDFC बैंक है। बैंक ने लॉन्च किया चैटबॉट ईवा। HDFC बैंक और कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC ने पिछले मील ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ईवा नामक एक लॉन्च किया है, जिसे ईवा इज फॉर ए पर्सनल असिस्टेंट। ईवा है क्या दोस्तों? ईवा एक पर्सनल असिस्टेंट है जो आपको HDFC बैंक वेबसाइट अवेलेबल 24/7 पर हेल्प यू विद योर बैंकिंग क्वेरीज। आपने कहीं की साइट पे देखा होगा एक छोटा सा फोटो आता है, डायग्राम आता है जिसमें आपका लिखा है तो मे आई हेल्प यू, और सेम टाइम आपको वहाँ जैसे उसको आप अपनी क्वेरी भेजते हैं तो वहाँ से रिप्लाई आता है, वहाँ कस्टमर केयर बैठा रहता है और वो आपकी क्वेरी इजीली सॉल्व कर देता है। ऐसे ही दोस्तों ईवा HDFC बैंक ने CSC के साथ मिलकर लॉन्च किया है चैट ईवा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। HDFC बैंक के MD और CEO शशिधरन जगदीशन और HDFC बैंक के 10 लाइनें हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये दोस्तों ईवा चैट बॉक्स है जो HDFC बैंक के द्वारा खोली गई है, चैट बॉक्स ईवा। अगली न्यूज है दोस्तों, RBI ने रद्द किया यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। यह भी हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिमी बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक और गैर अनुपालन यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दोस्तों RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में की गई। अगले न्यूज है दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजी गोल्ड। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया। और हमारा यही है दोस्तों, डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म किसके द्वारा किया गया है? ये एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा किया गया। हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनता है, डिजी गोल्ड किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है और ये स्विफ्ट गोल्ड के साथ साथ साझेदारी की सुनिश्चित की। दोस्तों एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 कैरेट सोने में निवेश आप कर सकते हैं।
ये एयरटेल थैंक्स ऐप है जिसमें आप करके सोने में निवेश कर सकते हैं। परीक्षा के लिए हम अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ नम्रता विश्वास, एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली, एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना जनवरी 2017 में। दोस्तों ये मुख्यालय के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीसीआई ने जीपीएल फाइनेंस को यस बैंक की एमएफ सहायक कंपनियों की बिक्री को मंजूरी दे दी। दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई स्टैंड फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जीपीएल द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एएमसी और यस ट्रस्ट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। जीपीएल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यस एएमसी एंड यस ट्रस्ट के 100% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करेगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण इफेक्ट की बात करें, यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। यह दोस्तों वाई था, प्रिंट नहीं हो पाया मेरे से। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। कभी कभी दोस्तों टाइपिंग करते समय एरर हो जाती है, इसके लिए खेद है। भारत की अदानी ग्रीन 3.5 अरब डॉलर के सौदे में सॉफ्ट बैंक समर्पित एसबी एनर्जी खरीदेगा। दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अदानी सॉफ्ट बैंक एंड ग्रुप पर समर्पित एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड 3.5 मिलियन डॉलर के लिए मूल्य खरीदेगी। तो दोस्तों हमारा एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि भारतीय अदानी ग्रीन 3.5 अरब डॉलर के सौदे में सॉफ्ट बैंक समर्पित एसबी एनर्जी कितने खरीदेगी? 3.5 अरब डॉलर के सौदे की सॉफ्ट बैंक से समर्पित खरीदेगी। अगला दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें, अदानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी। अदानी समूह की स्थापना 20 जुलाई 1988। अदानी समूह का मुख्यालय अहमदाबाद। अगली न्यूज है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉकेट डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसीआई होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ की साझेदारी। दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यूपीआई का फुल फॉर्म हर एग्जाम में आता ही आता है। एनपीसीआई का भी दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कभी मैं अलग से इसका बैंक से रिलेटेड का टॉपिक्स का वीडियो स्टार्ट करूंगा तब आपको इस सीरीज में मिलेगा। बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी एक संस्था है, इसका पूरा नाम आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पैकेट से जोड़ने के लिए एक अनूठी सुविधा शुरू की है जो मौजूदा प्रथा के एक प्रस्थान का प्रतीक है जो आईडी को बचत खाते से जोड़ने की मांग करता है। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक उसने लिंक किया है यूपीआई आईडी फैसिलिटीज हैं टू फॉर द पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट। तो यूपीआई आईडी मतलब कहीं भी आप पॉकेट डिजिटल से मोबाइल में आप कहीं भी एप्लीकेशन को यूज करके यूपीआई से आप पेमेंट पे कर सकते हो। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। दोस्तों अगली न्यूज है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन खाता खोलने के लिए शुरू करेगा ऑनलाइन प्रक्रिया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस द्वारा अपना पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए जिसने अपने एनआरआई ग्राहक को वर्ग आसानी से ऑनलाइन खाता खोलने की पेशकश की। तो यही एक ही इसका निष्कर्ष निकलता दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन सुविधा, अदरवाइज पहले क्या बैंक में जाना पड़ता था, इनको पे अभी क्या ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ दोस्तों वासुदेवन पीएन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है और इक्विटास फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी। अगले न्यूज है दोस्तों, सॉफ्ट बैंक फंडिंग के बाद इस साल जेटा बना 14 भारतीय यूनिकॉर्न। बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जेटा ने जापानी निवेश प्रमुख सॉफ्ट बैंक से 1.5 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर 250 मिलियन जुटाए। दोस्तों ये एक 14 भारतीय स्टार्टअप बैंक बन गया। तो दोस्तों सॉफ्ट बैंक फंडिंग के बाद इस साल का जेटा बैंक बना 14 भारतीय यूनिकॉर्न। तो ये नया एक बैंक है जेटा जिसका नाम है, ये आपका 14 भारतीय स्टार्टअप बैंक बन गया। जेटा की स्थापना अप्रैल 2015 में, जेटा का मुख्यालय बेंगलोर भारत में और जेटा के संस्थापक कौन बोलते हैं? भाविन तुरकिया राम की गदिपति।
अगला न्यूज है दोस्तों, एसबीआई अनुसंधान फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी 1.3% की वृद्धि की संभावना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी की है दोस्तों? 1.3% की वृद्धि की संभावना की। एसबीआई के एक शोध रिपोर्ट इकोरोप के अनुसार भारत की जीडीपी 2020 की चौथी तिमाही में 1.3% दर से बढ़ने की संभावना है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7.3% अनुमानित हो सकती है। अगर इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एसबीआई का अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगली न्यूज है दोस्तों, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान करने में मदद के लिए पे कोर के साथ साझेदारी की। ये एनपीसीआई है दोस्तों, ये पे कोर है। इन्होंने क्या किया? एनपीसीआई ने इनको दोनों के साथ साझेदारी की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में कैशलेस भुगतान के लिए रुपे यानी सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस होता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल। ये भी आपको आपका एब्रिविएशंस देखने को मिले एग्जाम में। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है दोस्तों, जैसे आप बस में जाते हैं तो आपको टिकट देता है, वो एक मशीन छोटी होती है जिसको कुछ डालता है और वो वहाँ से स्लिप निकल आती है टिकट, वो पॉइंट ऑफ सेल होती है। भागीदारी में एक रूप में तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पे कोर के साथ साझा दे दी थी। तो दोस्तों हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, एनपीसीआई ने व्यापारियों को संपर्क भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो दोस्तों है पे कोर। एनपीसीआई का एमडी और सीईओ दोस्तों दिल्ली बस पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में की गई। अगली न्यूज है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने गिफ्ट एआईपी को भारत का पहला एफपीआई लाइसेंस जारी किया। देखते हैं क्या दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने ट्रू बीकन ग्लोबल के गिफ्ट आईएफसी वैकल्पिक निवेश में एआई को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। यह देश में किसी भी कस्टोडियन बैंक या नामित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डीडीपी द्वारा गिफ्ट आईएफसी में शामिल के लिए एएफ को जारी किया गया पहला लाइसेंस है। दोस्तों हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चन बनता है, कोटक में किस बैंक ने गिफ्ट एआई को भारत का पहला एफपीआई लाइसेंस किया है? तो दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कोटक महिंद्रा बैंक ने गिफ्ट एआई को किसको एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? तो भारत का पहला एफपीआई लाइसेंस जारी किया। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसे बैंक में परिवर्तित किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 और इसके हैं उदय कोटक। इसके कौन है? एमडी उदय कोटक है और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक की लैंड है लेट्स मेक मनी सिंपल। ये टैगलाइन दोस्तों आपको याद रखना है, लेट्स मेक मनी सिंपल। दोस्तों ये था मई का बैंक से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड पूरा मई महीने का करंट अवेयरनेस। दोस्तों इम्पोर्टेंट जो आरबीआई की जो वेबसाइट से लिया गया डाटा है कि आपका करंट रेट्स जो है परसेंटेज जिससे बैंक आपको लोन देता है या आरबीआई बैंक को लोन देता है, बैंक कस्टमर को लोन देता है और बैंक वापस अपने एक्स्ट्रा मनी को आरबीआई को जमा कराता है। ये सब रेट्स आपको बैंक एग्जाम में देखने को मिलेगी और ये दोस्तों डाटा चेंज होता है। जब भी आपका एग्जाम होता है 1-2 दिन पहले आप आरबीआई की वेबसाइट से ये डाटा आपको देख कर जाना है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अगर मई महीने की बात करें तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों 4% है। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। रेपो रेट दोस्तों 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मार्जिनल मतलब एमएसएफ रेट, ये दोस्तों इसके बारे में एग्जाम बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% और बैंक रेट जो है 4.25% है। तो ये था दोस्तों बैंक से रिलेटेड मई महीने का करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।